गणित का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मापों में त्रिभुज का निर्माण कर सकता है। तो किसी त्रिभुज के निर्माण के लिए उनकी दो साइडों का सम तीसरी साइड से अधिक होना चाहिए, तभी त्रिभुज का निर्माण होता है। अर्थात जैसे ये S1 है, ये S2 है और ये S3 है, तो S1 S2 इन दोनों का सम इससे अधिक होना चाहिए, इन दोनों का सम S2 से अधिक होना चाहिए और S2 S3 का सम S1 से अधिक होना चाहिए, तभी त्रिभुज का निर्माण होता है। तो इन दोनों का सम 2 और 3 6 से कम है, तो ये त्रिभुज नहीं बनाएगा। इसमें ऑप्शन बी में 4 और 3 7 6 से अधिक है। ऑप्शन सी में 4 और 3 7 के बराबर है, तो ये भी त्रिभुज का निर्माण नहीं बनाएगा। ऑप्शन डी 6 और 4 10 12 से कम है, तो ये भी नहीं बनाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, log √2 बेस पर √8 की वैल्यू कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम log √2 बेस पर √2 की पावर 3, √8 को हम √2 की पावर 3 लिखते हैं और log a की पावर m को हम log a की पावर m को हम m log a लिख सकते हैं। तो इसी को यूज करते हुए पावर आगे आ जाएगी, log √2 बेस पर 2 बन जाएगा। अगर बेस और ये दोनों इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 × 1 = 3। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। ऑप्शन ए परिकेंद्र, ऑप्शन बी अंतःकेंद्र, ऑप्शन सी लंब केंद्र, ऑप्शन डी केंद्रक। तो राइट आंसर है इसका, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदक बिंदु कहलाता है केंद्रक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर तथा 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड तथा 60 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी, माना रेलगाड़ी की लंबाई L है, तो 100 सेकंड में यह 800 मीटर की लंबाई को पार कर रही है। तो इसमें हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 800 + L और टाइम कितना लग रहा है 100 सेकंड का, इक्वल टू हो जाएगा 400 + L / 60 सेकेंड में। तो 0 से 0 एक कट जाएगा और 6 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 10 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करने में 4800 + 6L = ये बन जाएगा 4000 + 10L। तो इसको इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो 4L = आ जाएगा 800। तो L = आ जाएगा 200 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, 1559 डेसीग्राम बराबर है। डेसीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं। अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, इतना ग्राम बन जाएगा, लेकिन ये अलग आ रहा है, तो ये फर्स्ट आंसर नहीं होगा। और 100 से डिवाइड करेंगे इसको, 100 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 15.5 ग्राम डेकाग्राम, लेकिन ये तो सेकंड आंसर भी गलत होगा। डेसीग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10,000 से डिवाइड करेंगे। 10,000 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा, 10,000 से डिवाइड करने पर आ जाएगा ये 0.1559 किलोग्राम। तो थर्ड ऑप्शन सी भी गलत होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डेसीग्राम को हेक्टोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.559 हेक्टोग्राम आ जाएगा ये। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 10 नल एक टैंक को 24 मिनट में भर सकते हैं। टैंक को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी।
तो अगर 10 नल 24 मिनट में भरते हैं इक्वल टू 1 घंटे में कितने मिनट होंगे? 60 ही मिनट होंगे। 60 ही मिनट में कितने नलों की आवश्यकता होगी? टी नलों की आवश्यकता होगी। तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 4 बार डिवाइड होगा तो टी इक्वल टू 4। तो 4 ऑप्शन बी 4 नलों की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है 3 कक्षाओं के छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि 3 कक्षाओं में 4 छात्र बढ़ा दिए जाएं तो उनका अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र हैं? तो प्रारंभ में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। अब 4 बढ़ा दिए जा रहे हैं सभी में, तो उनका अनुपात हो जा रहा है 4:5:7। तो इनका डिफरेंस, अगर इनका डिफरेंस 2 इक्वल टू 4 के इक्वल आ रहा है तो 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो टोटल छात्र, अगर 1 इक्वल टू 2 है तो टोटल छात्रों की संख्या 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 2 ऐड किया 10। तो 10 इंटू 10 की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है इसमें और इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा, इन सभी का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करके आ जाएगा ये a² प्लस b² माइनस 2ab। ऐसे ही सेकेंड वाले का स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab। थर्ड वाले का स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab। ऐसे फोर्थ वाले का स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू ये हो जाएगा 12 माइनस 2√35 हो जाएगा। इक्वल टू ये हो जाएगा 8 माइनस 2√15 हो जाएगा। इक्वल टू ये हो जाएगा 16 माइनस 2√63 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा अगला 20 माइनस 2√99। तो अब इन चारों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी वो चेक करना है। तो इन चारों में सबसे बड़ी वैल्यू होगी ये वाली, जिसका रूट वाली वैल्यू जितनी छोटी होगी उसकी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल होगा। अगर हम इसको 18 से भाग देंगे तो रिमाइंडर -1 बचेगा। -1 की पावर 200 प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है रिमाइंडर भी +1 आएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों के मध्य गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए एक समता, ऑप्शन बी क्रमबद्धता, ऑप्शन सी संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, ऑप्शन डी समूह बनाना। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए गणितीय अवधारणा को समझना, ऑप्शन बी गणितीय भाषा का विकास, ऑप्शन सी गणित की समस्याओं का जवाब देने की सटीकता, ऑप्शन डी तर्क कौशल का विकास। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। अगला क्वेश्चन है ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है
कहलाता है? ऑप्शन ए आयत चित्र, ऑप्शन बी पाई चार्ट, ऑप्शन सी दंड आरेख, ऑप्शन डी चित्र आरेख। तो पूरे और अंश के बीच संबंध दिखाता है पाई चार्ट। पाई चार्ट ऐसे करके एक सर्कल के अंदर डिनोट करके बनाया जाता है पाई चार्ट। और आयत चित्र ग्राफ बनता है, उसमें ऐसे करके आयत के फॉर्म में ग्राफ बनाया जाता है। और दंड आरेख में ये भी इसमें इस फॉर्म में आरेख बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन ए मानस दर्शन, ऑप्शन बी रटना, ऑप्शन सी आकलन, ऑप्शन डी मापन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी रटना। अगला क्वेश्चन है, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है? ऑप्शन ए बच्चों की समझ में अंतर जानना, ऑप्शन बी माता पिता को प्रतिक्रिया देना, ऑप्शन सी प्रगति रिपोर्ट भरना, ऑप्शन डी अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए बच्चों की समझ में अंतर जानना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए वर्गीकरण, ऑप्शन बी वर्ग समावेश, ऑप्शन सी संरक्षण, ऑप्शन डी मापन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी मापन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? ऑप्शन ए प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना, ऑप्शन बी चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना, ऑप्शन सी विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, ऑप्शन डी कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। अगला क्वेश्चन है, 18 का स्क्वायर तथा 19 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी? तो 18 और 19 का स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले हम 18 का स्क्वायर होता है 324 व 19 का स्क्वायर होता है 361। तो इन दोनों के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी ये फाइंड करना है। तो इसमें 324 नहीं आएगा और 361 नहीं आएगा। तो हम 325 से 360 तक के नंबरों को गिनेंगे और नंबरों को 325 से 330 तक कितने आ जाएंगे? 26, 27, 28, 29, 30। 1 2 3 4 5 6 6 ये हो गए और 30 ये हो जाएंगे। 30 में 30 ऐड करेंगे तो 360 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी 36 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के एक ही क्रम में लिए गए सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है? तो किसी भी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या पंचभुज हो। उसमें बहिष्कोणों का योग 360 ही होता है। तो राइट आंसर इसका 360 ही हो जाएगा। बहिष्कोण ये वाले एंगल होते हैं इनके, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? इन तीनों का सम हो जाएगा 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा उनका भागफल 35/24 है, तो बड़ी भिन्न है। तो इस क्वेश्चन में हमने माना पहली भिन्न x है, दूसरी भिन्न y है, दोनों का गुणनफल 14/15 है और दोनों का भागफल y/x इक्वल टू है 35/24। तो हम अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें तो
वाई से वाई कट जाएगा, तो इस साइड आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा यहाँ 14 इंटू 24 अपॉन 15 इंटू 35। तो 7 से ये डिवाइड हो जाएगा 2 बार, 7 से ये डिवाइड होगा 5 बार, 3 से ये डिवाइड होगा 5 बार, 3 से ये डिवाइड होगा 8 बार। तो आ जाएगा ये 8 टू जा 16 अपॉन 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 16 अपॉन 25। तो x इक्वल टू आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 4/5 आ जाएगा x इक्वल टू। अगर x इक्वल टू 4/5 है तो x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो 4/5 इंटू वाई इक्वल टू कितना है 14/15। तो 5 से ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा और 2 से 2 बार ये 7 बार। तो y इक्वल टू आ जाएगा ये 2 अप डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू के उस साइड जाके, तो 7/6। y की वैल्यू इतनी आई 7/6 और x की वैल्यू 4/5। तो इसमें बड़ी वैल्यू y ये वैल्यू है, 7/6 से बड़ी वैल्यू है तो बड़ी भिन्न हो जाएगी, ऑप्शन बी 7/6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तेल का टिन 4/5 भरा हुआ है। जब 6 बोतल तेल निकाला जाता है और 4 बोतल तेल डाल दिया जाता है तो यह 3/4 भरा हुआ है। तो पूरे टिन में कितने बोतल तेल भरा जा सकता है। यदि टोटल 5x तेल भरा जा सकता है टिन में और भरा हुआ है कितना 4x भरा है। यदि हम इससे 6 बोतल तेल निकालते हैं और 4 बोतल तेल डाल देते हैं, 4x माइनस 6 हो जाएगा ये, प्लस 4 बोतल तेल डाल देते हैं तो 4x माइनस 2 हो जाएगा ये, इक्वल टू यह 3/4 भरा हुआ है अपॉन 5x। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x माइनस 8 इक्वल टू 15x। तो x इक्वल टू आ जाएगा 8। x इक्वल टू 8 आया तो प्रारंभ में 5x भरा जा सकता था। 5x का मतलब 40 बोतल तेल के भरे जा सकते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यदि a तथा b दो अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं तो कौन सा कथन सत्य है। तो हम a इक्वल टू हमने 9 मान लिया और माना a इक्वल टू 9 और b इक्वल टू 16। फर्स्ट कंडीशन है रूट a प्लस बी, तो 19 में 16, 9 में 16 ऐड करके 25 ग्रेटर देन रूट 9 प्लस रूट 16 इक्वल टू ये रूट 25 5 की वैल्यू होती है 5 और रूट 9 वैल्यू होती है 3 की और रूट 16 वैल्यू होती है 4 की। तो ये 7, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा क्योंकि 7 बड़ा है 5 से, तो फर्स्ट वाला गलत, ऑप्शन ए गलत है। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे ऐसे ही। तो रूट a प्लस बी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा इक्वल टू रूट a प्लस बी हमारा आया था 3 + 4 5 इक्वल टू ऑप्शन बी के लिए 5 इक्वल टू 7। तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऐसे ऑप्शन सी रूट a प्लस बी की वैल्यू 5 आई ग्रेटर देन रूट a प्लस रूट बी की वैल्यू 7 आई। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी माह में 3 रविवारों के दिनांक सम संख्या हैं, तब उस माह की 15 तारीख को क्या दिन होगा। किसी माह में 3 रविवार की दिनांक सम संख्या तभी होंगी जब उस महीने की पहली तारीख को शनिवार होगा। अगर पहली तारीख को शनिवार है तो दूसरी तारीख को रविवार हो जाएगा। उसके बाद कब होगा, इसमें +7 जोड़ देंगे तो 9 तारीख को रविवार होगा, फिर +7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा
16 तारीख को रविवार होगा। इसमें +7 ऐड करेंगे तो 23 तारीख को रविवार होगा। फिर इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 तारीख को रविवार होगा। 30 तारीख को रविवार होगा। तो इसमें एक सम तारीख को ये रविवार हो गया, दूसरा सम तारीख को ये रविवार हो गया, तीसरा सम ये हो गया। तो हमको क्वेश्चन में पूछा है 15 तारीख को क्या दिन होगा। 16 तारीख को रविवार है तो 15 तारीख को ऑप्शन सी शनिवार होगा। अगला क्वेश्चन है एक्स वाई तथा जेड के लाभांश का अनुपात 2:3:7 है। तो यदि उनका औसत लाभ 6,000 रुपये है तो y का औसत लाभ कितना होगा। माना x का औसत लाभ 2x है, y का 3x है और z का 7x है। तीनों का सम करके कितना आ रहा है, 6,000 आ रहा है। तो इन तीनों को ऐड करके आ जाएगा 12x इक्वल टू 6,000। तो x इक्वल टू आ जाएगा, बार से ये डिवाइड हो जाएगा, कितने बार आएगा, 500 बार। तो अगर x इक्वल टू 500 आ गया तो हमको y इक्वल टू निकालना है। y इक्वल टू 3x है तो 3 इंटू 500 कितना आ जाएगा, 1500। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है उस कोण की क्या माप होगी जिसका समपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले हमने माना कोण इक्वल टू x मान लिया। अब संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण होगा इसका 180 माइनस x हो जाएगा। और कोटिपूरक कोण होगा इसका 90 माइनस x हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमको संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। तो कोटिपूरक कोण कितना है, 90 माइनस x। तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 180 माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 90 270 हो जाएगा, ये माइनस 3x आ जाएगा। अब 3x यहाँ माइनस है, इक्वल टू के उस साइड जाके प्लस 3x बन जाएगा। प्लस माइनस 2x इक्वल टू ये आ जाएगा 90। तो x इक्वल टू आ जाएगा 45। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 45। अगला क्वेश्चन है दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा इक्वल टू कितना गिवन है, 24 गिवन है। तो भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 से 24 6 बार डिवाइड होता है तो एक भुजा तो ये आ गई। दूसरा क्या होता है, 4 इंटू भुजा इक्वल टू 32। तो भुजा इक्वल टू दूसरी भुजा आ गई इसकी 8 सेंटीमीटर। फर्स्ट 6 सेंटीमीटर, दूसरी 8 सेंटीमीटर। फिर आगे बोला है इन वर्गों के क्षेत्रफल का योग के बराबर तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल। इनके भुजा 6 वाले वर्ग का क्षेत्रफल और भुजा 8 वाले वर्ग के क्षेत्रफल का सम निकालना है फर्स्ट पहले हमको। तो भुजा 6 वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 36 हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो क्षेत्रफल का योग 100 हो जाएगा। अगर योग बराबर, क्षेत्रफल का योग बराबर है तो हमको ये दे रखा है कि तीसरे वर्ग का परिमाप कितना होगा। तीसरे वर्ग का परिमाप कितना होगा ये फाइंड करना है। ये हमारा आ गया, क्षेत्रफल आ गया। भुजा इक्वल टू कितनी, भुजा स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया। तो भुजा इक्वल टू कितनी हो जाएगी इसकी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप हो जाएगा 4 गुणा 10 इक्वल टू 40। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है, 1 मिलीमीटर भुजा वाले p वर्गों को मिलाकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बनाया जाता है तो p का मान होगा। तो हम सबसे पहले 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। अब हमको क्या, अगर इसका वर्ग बनाया गया है तो इसका क्षेत्रफल 10 गुणा 10 मिलीमीटर हो जाएगा। तो हमको p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 मिलीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 1 इंटू 1 मिलीमीटर हो जाएगा। तो अब 1 से 10 को डिवाइड करेंगे, 10 ही आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 100। तो राइट आंसर p की वैल्यू 100 आ जाएगी। दिए गए ठोस का नाम क्या है? तो इस आकृति का नाम बताने हैं। तो इसका राइट आंसर है त्रिभुजाकार प्रिज्म है ये। जबकि त्रिभुजाकार पिरामिड कैसा होता है? कुछ इस टाइप में होता है। ये त्रिभुजाकार पिरामिड हो गया। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार प्रिज्म। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित कर दिया जाए तो उनका नया औसत m में कितना अधिक हो जाएगा? अगर 5 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है तो 5 संख्याएं हो जाएंगी m-2, m-1, m+1, m+2। ये 5 क्रमांगत संख्याएं होंगी जिसका औसत होगा मिडिल वाला m। अगर 3 प्राकृतिक संख्याएं और सम्मिलित कर दी जाएं m+3, m+4, m+5, अगर इन तीनों संख्याओं को और सम्मिलित कर दिया जाए तो नया औसत में कितनी वृद्धि होगी? तो नए औसत में वृद्धि, ये +3 यहाँ पे हो रही है, +4 यहाँ पे हो रही है, +5 यहाँ पे हो रही है। तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी? इन तीनों को ऐड करके 12 आएगा। और टोटल नंबर कितने हैं हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 12/8 इक्वल टू हो जाता है 1.5। तो ऑप्शन बी 1.5 की वृद्धि हो जाएगी इनके औसत में। अगला क्वेश्चन है, यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है तो इनका ब्याज दर कितना होगा? आर की वैल्यू फाइंड करनी है हमको इसमें। और यदि हमको पी की वैल्यू कितनी दी है? 10x दे रखी है। और सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना दे रखा है हमको? 3x दिया है। तो SI का फॉर्मूला होता है एक P इंटू आर इंटू T/100। तो SI इक्वल टू 3x है। P की वैल्यू हमको 10x गिवन है। आर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और टाइम हमको 5 वर्षों के साधारण ब्याज। तो टाइम इक्वल टू 5 हो जाएगा अपॉन, ये हो जाएगा 100। तो 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से 10 2 बार डिवाइड हो जाएगा, x से x कट गया। तो r इक्वल टू, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो r इक्वल टू 6% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपनी चाल को कम करके 2/3 कर देता है तो वह एक निश्चित यात्रा को करने में 1 घंटा अधिक समय लेता है। सामान्य चाल से यात्रा करने में लिया जाने वाला समय है। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इस क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस दोनों की इक्वल दे रखी है। यदि वह प्रारंभ में स्पीड उसकी 3 है तो S2 इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्रारंभ में इसकी स्पीड 3 है और बाद में 2 हो जा रही है, तो स्पीड 3 से 2 हो जा रही है। तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। प्रारंभ में टाइम 2 लगेगा और और प्रारंभ में टाइम 2 लगेगा इसके लिए, और S2 में 3 टाइम लगेगा। तो इन दोनों के बीच का गैप 1 है। 1 इक्वल टू 1 घंटा अधिक समय लेता है। तो 1 इक्वल टू 1 आवर हो जाएगा। तो प्रारंभ की स्पीड
प्रारंभ की स्पीड से जाने के लिए इसको 2 का टाइम लग रहा है, तो 1 इक्वल टू 1 आवर है, तो 2 इक्वल टू 2 आवर लगेगा इसको। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2 आवर।